स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम कक्षा 10 की गणित के अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावलियों को हल करेंगे। प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करने से पहले आइए हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के विषय में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। कक्षा 9 में हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म के विषय में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और a तथा b दोनों ही 0 के बराबर नहीं होते हैं। इस स्थिति को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इस समीकरण में x और y दो चर हैं और a, b, c ये वास्तविक संख्याएं हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण हो सकते हैं 2x धन 3y ऋण 5 बराबर 0, या एक और हो सकता है x माइनस 2y बराबर 0। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों समीकरणों में x और y वाले पद होने चाहिए, अवश्य होने चाहिए, तभी वह दो चरों वाला रैखिक समीकरण माना जाएगा। अचर पद 0 भी हो सकता है। तो इसी तरह के अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। इस तरह के समीकरणों को हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर चरों की घातें एक होती हैं। यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर y की घात भी 1 है, तो चरों की अधिकतम घात 1 होती है, तो इसलिए इसको हम रैखिक समीकरण भी कहते हैं। और कोई भी रैखिक समीकरण जब उसका ज्यामितीय निरूपण करते हैं तो वह एक रेखा को निरूपित करता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण एक रेखा होती है, यानी जब हम रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण करते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है और इस समीकरण का प्रत्येक हल इस रेखा पर स्थित एक बिंदु के संगत होता है। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो जब दो रैखिक समीकरण लेते हैं तो उसको हम रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। और यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं और a1 b1 और a2 b2 ये 0 के बराबर नहीं होंगे। आइए हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में निरूपित कीजिए। आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो हम मान लेते हैं आफताब की आयु x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब पहली शर्त में इन्होंने हमें दिया है कि 7 वर्ष पूर्व आफताब अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना था। तो प्रश्न अनुसार 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु का 7 गुना है। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी होगी? आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी होगी? इसमें से x में से 7 कम कर देंगे, या अर्थात x माइनस 7 बराबर 7 गुणा। अब 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी होगी? वर्तमान आयु पुत्री की है y वर्ष, तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी? तो y में से 7 कम कर देंगे, अर्थात y ऋण 7। अब 7 से ब्रैकेट में हम अंदर गुणा कर लेते हैं। ब्रैकेट खोलेंगे तो 7 से y, इसमें ब्रैकेट के अंदर दोनों पदों में गुणा हो जाएगी, तो हमें प्राप्त होगा x माइनस 7 बाएं पक्ष में ऐसी रहेगा। 7 से y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7y ऋण 7 से 7 में गुणा करेंगे 7 सत्ते 49। अब क्या करेंगे, हम सभी पदों को पक्षांतर करके बाएं पक्ष में ले आते हैं, तो हो जाएगा x ऋण 7 और यहाँ पर धन 7y है तो हो जाएगा ऋण 7y और ये ऋण 49 है तो इधर आके हो जाएगा धन 49। बराबर क्या बचेगा? यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिखेंगे हम। अब इनको और सरल कर लेते हैं हम, या x ऋण 7y। अब यहाँ पर देखते हैं अचर पद हमारे पास एक तो धन 49 है और ऋण 7 है, तो विपरीत चिन्ह के तो घट जाएंगे। 49 में से हम 7 घटा लेते हैं तो धन 42 आएगा बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हमें प्राप्त होगा। अब दूसरी शर्त देखते हैं हम। आफताब कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी, तो इसको हम समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान में आफताब की आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी? इसमें 3 जोड़ देंगे हम, तो x धन 3 हो जाएगा बराबर 3 गुणा 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? तो पुत्री की वर्तमान आयु में भी 3 जोड़ देते हैं तो हो जाएगी y धन 3। अब हम ब्रैकेट खोल लेंगे तो 3 से इसके दोनों पदों में गुणा हो जाएगी,
बाएं पक्ष में x धन 3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ 3 से y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y, और 3 से 3 में गुणा करते हैं तो ये हो गया 3 तिया 9। अब हम सभी पदों को बाईं ओर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा x धन 3, ये धन 3y है इधर, तो इधर आकर के ऋण 3y हो जाएगा, और ये धन 9 है तो इधर आकर के ऋण 9 हो जाएगा। बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिखेंगे। आगे सरल कर लेते हैं, चर पदों को एक साथ लिख लेते हैं हम, x ऋण 3y, अचर पदों में धन 3 और ऋण 9, इनको हल कर लेते हैं। विपरीत चिन्ह के तो घट जाएंगे, 9 में से 3 घटाया है 6, और ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो ऋण का उत्तर आएगा, तो ऋण 6 बचेगा बराबर 0। तो इस प्रकार हमारा समीकरण नंबर 2 प्राप्त होता है। अब हमें दोनों समीकरणों को ज्यामितीय रूप से निरूपित करने के लिए इन दोनों समीकरणों पर स्थित दो बिंदुओं को ज्ञात करना पड़ेगा रेखाओं पर। तो इन समीकरणों के दो दो हल हमको चाहिए होंगे। कक्षा 9 में हम समीकरणों के हल ज्ञात करना सीख चुके हैं कि किसी भी एक समीकरण के असंख्य रूप से अपरिमित हल हो सकते हैं, तो उनमें से कोई भी दो हल हम ले लेंगे। तो आइए पहला समीकरण ले लेते हैं। तो समीकरण एक हमारा था x ऋण 7y धन 42 बराबर 0। यहाँ पर हम ऋण 7y और 42 को पक्षांतर करके दाएं पक्ष में ले जाएंगे, तो दाएं पक्ष में जाने पर इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ये ऋण 7y है, यहाँ पर घटा हुआ है तो इधर जाके धन 7y आ जाएगा, और ये धन 42 है तो इधर जाकर के दाएं पक्ष में जाकर के ये ऋण 42 हो जाएगा। तो x बराबर 7y ऋण 42 हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का या y का कोई मान ऐसा रखेंगे और फिर उसकी सहायता से हम x का मान निकालेंगे। अब इस समीकरण में y का मान हम रख देते हैं, y बराबर 6 रख देते हैं। मान लो y बराबर 6 रखने पर तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा 7, यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह है तो 7 गुणा 6 ऋण 42। सरल कर लेते हैं, 7 गुणा 6 हो गया 42, 7 42 माइनस 42 बराबर 0। तो प्रथम हल इसका हो गया हमारा 0,6। x का मान 0 आया है और y का मान 6 था हमारा, तो क्योंकि पहले x का मान रखते हैं फिर y का मान रखते हैं, तो इस रेखा पर स्थित प्रथम बिंदु हो जाएगा 0,6। अब इसका दूसरा हल ज्ञात कर लेते हैं एक और। अब इस समीकरण में y बराबर 5 रखने पर तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 7 गुणा 5 हो जाएगा ये माइनस 42। सरल कर लेते हैं इसको, तो x बराबर हो जाएगा 7 पंजे 35 माइनस 42। इसको सरल कर लेते हैं हम, तो विपरीत चिन्ह के दोनों धन का ऋण का तो घट जाएंगे, तो 42 में से 35 घटा लेते हैं हम तो बचेगा 7, और ऋणात्मक संख्या क्योंकि बड़ी है तो ऋण 7 हमें प्राप्त होगा। अतः दूसरा बिंदु हमें प्राप्त होगा ऋण 7,5, क्योंकि x का मान ऋण 7 आया है और y का मान हमने 5 लिखा था, तो इसमें x, y के रूप में होता है। पहले x का मान लिखते हैं और फिर y का मान लिखते हैं। अब इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से इसके भी दो हल हम ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 2 था हमारा x ऋण 3y ऋण 6 बराबर 0। यहाँ से हम ऋण 3y और ऋण 6 को पक्षांतर करके दाएं पक्ष में ले जाएंगे, तो x बराबर आएगा, इनके दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे दाएं पक्ष में जाकर, तो धन 3y और धन 6। अब फिर से इस समीकरण में हम y के कुछ मान रख करके x के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले समीकरण में हम y बराबर 0 रख लेते हैं, तो y बराबर 0 रखने पर हमें प्राप्त होगा x बराबर 3 गुणा 0 धन 6। 3 से 0 में गुणा कर लेते हैं तो 0 हो गया, धन 6 या केवल 6 प्राप्त होगा। अतः इस समीकरण का पहला हल या इस समीकरण से निरूपित रेखा पर स्थित प्रथम बिंदु होगा 6,0। x का मान क्योंकि 6 आया है और y का मान हमने 0 लिखा था, तो पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं, तो 6,0 प्रथम बिंदु प्राप्त होता है। अब इसी प्रकार से y का कुछ और मान रख लेते हैं ताकि इस पर स्थित दूसरा बिंदु हमें प्राप्त हो जाए। आइए अब समीकरण में हम y बराबर ऋण 1 रख लेते हैं, तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 3 गुणा ऋण 1 धन 6। तो यह आ जाएगा x बराबर ऋण 1 से 3 में गुणा कर देंगे तो ऋण 3 हो जाएगा धन 6। अब ये दोनों विपरीत चिन्ह के तो घट जाएंगे, तो ये प्राप्त होगा हमें x बराबर धन 3, क्योंकि धनात्मक संख्या बड़ी है तो धन का 3 आएगा। अतः इस समीकरण से निरूपित रेखा पर स्थित दूसरा बिंदु होगा 3, ऋण 1। अब इन बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर पर निरूपित कर लेते हैं और देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर जैसा बनाया है। ये हमारे x अक्ष है, क्षैतिज रेखा जो है, और ये y अक्ष है, और इस पर हम बिंदु को निरूपित करेंगे। यदि ग्राफ पेपर है हमारे पास तो ग्राफ पेपर पर आसानी से हम बिंदु को निरूपित कर पाते हैं, यदि नहीं है तो इस प्रकार से हम बराबर दूरी पर चिन्ह बना लेते हैं x अक्ष पर, और एक खड़ी रेखा खींचते हैं y अक्ष जिसको कहते हैं, इस पर भी बराबर दूरी पर हम चिन्ह बना लेते हैं। हम जानते हैं x अक्ष पर मूल बिंदु, ये दोनों अक्ष जहाँ पर काटते हैं इसे हम मूल बिंदु कहते हैं, और x अक्ष पर मूल बिंदु से दाईं ओर चलते हैं तो धनात्मक संख्या चलते हैं और बाईं ओर चलते हैं ऋणात्मक संख्याओं को। इसी प्रकार से मूल बिंदु से ऊपर की ओर धनात्मक संख्या और नीचे की ओर ऋणात्मक संख्याओं को हम चलते हैं। बिंदु को निरूपित करना हम कक्षा 9 में सीख चुके हैं इससे पहले काटती तल पर। तो पहला बिंदु हमारा जो रेखा का था वो था 0,6। तो 0,6 को निरूपित करेंगे। 0,6 का मतलब होता है कि x अक्ष पर हमको 0 चलना है, तो मूल बिंदु से चलना शुरू करते हैं हम। x अक्ष पर हमें 0 चलना है, इसका मतलब हम यहीं पर रहेंगे।
तो एक्स एक्स पर हमें नहीं चलना है कुछ भी, क्योंकि 0 है। और 0,6 यानी कि y का मान 6 है, तो वाई एक्स की दिशा में हमें 6 अंक चलना है। तो ये क्योंकि धनात्मक 6 है तो हम ऊपर की ओर चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। तो हमें जो बिंदु प्राप्त होगा वो हमारा बिंदु यहाँ पर आएगा 0,6। दूसरा बिंदु हमारा था ऋण 7,5, यानी x का मान ऋण 7 है, तो मूल बिंदु से x की दिशा में ऋण 7 चलना है। तो ऋण 7 हम जानते हैं x पर बाईं ओर चलेंगे तो ऋणात्मक संख्या चलते हैं, तो ऋण 7 चल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ऋण 7 यहाँ पर पहुंचेंगे। और y की दिशा में चलना है 5, तो 5 हम चलेंगे ऊपर की ओर, तो 1 2 3 4 5। तो हमारा बिंदु प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आएगा ये हो जाएगा ऋण 7,5। ये हमारा दूसरा बिंदु आ गया। अब इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला लेते हैं। तो इस प्रकार एक रेखा प्राप्त होती है जो प्रथम समीकरण x ऋण 7y धन 42 बराबर 0 को निरूपित करती है। आइए अब दूसरी समीकरण पर स्थित जो बिंदु है उनको हम निरूपित करते हैं। पहला बिंदु था 6,0, तो x का मान 6 है, तो पहले मूल बिंदु से x की दिशा में 6 चलेंगे हम, तो 6 आएगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आएगा, और y की दिशा में 0 चलना है, तो कहीं नहीं चलेंगे, हम यहीं पर रहेंगे। तो x पर स्थित बिंदु होगा 6,0। दूसरा बिंदु था इस पर 3,1, तो x की दिशा में पहले हमें 3 चलना है, तो 1 2 3, और y की दिशा में ऋण 1 चलना है, तो ऋण 1 हम नीचे को चलेंगे, तो ये हमारा ऋण 1 आ जाएगा। तो ये बिंदु हो गया हमारा 3,1। अब इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। तो ये जो रेखा है ये दूसरे समीकरण x ऋण 3y ऋण 6 बराबर 0 को निरूपित करती है। तो ये इन समीकरणों का ग्राफीय निरूपण हो गया। इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर 2 और 3 को भी हम हल कर लेंगे।